हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 4 मार्च की न्यूज़ से। तो उम्मीद है आपने होमवर्क किया रहेगा, पिछली बार जो दिया था। होमवर्क करा करिए, क्योंकि देखो जितना आप खुद से एफर्ट लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। जितना आप थोड़ा आराम करोगे अभी, तो बाद में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि जैसे आप आगे आगे जैसे दिन जाते हैं तो वैसे वैसे रिवीजन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आप कितना क्या क्या पढ़ते हो, बहुत सारा पढ़ते हो। करंट आता है उसमें, करंट आ गया, फिर सब्जेक्ट्स आ गए अलग अलग। अभी तो प्रीलिम्स का माहौल चल रहा है, अभी तो मार्च चल रहा है, मतलब मई 29 के 28 को है। ठीक है, 29 को है मेरे हिसाब से। तो अभी कितने, हार्डली 2 या 3 महीने ही बचे हैं आपके प्रीलिम्स में। तो आप तो पूरा फुल फ्लेज प्रीलिम्स में लगे रहोगे, फैक्ट्स रटने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स है उसमें, अलग अलग सेक्शंस रहे रहेंगे आपके। इवन सी सेट एक मेजर, मतलब बहुत तकलीफ देने वाला सब्जेक्ट एक अलग ही है। अभी इसके लिए आप क्या करिएगा, जिस दिन आप करोगे जो भी रहेगा, अभी समझो आज का ये लेक्चर है तो उसी दिन आपको रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे की न्यूज पर। अभी आज का टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। चलिए फिर। ऐसा नहीं होता है, चलो कोई नहीं। तो 4 इश्यूज है टेबल ऑफ कंटेंट में। एक NBW, वो LBW वाला नहीं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। फिर 129th बर्थ एनिवर्सरी थी मोरारजी देसाई जी की, जो कि आपको पता है कौन है। इंडियाज एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है वो भी देखेंगे हम। ऑस्कर अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स भी अभी देखो, अवार्ड्स का भी सेक्शन थोड़ा बहुत पूछने लग गए हैं ये। पहले बहुत ही हिडन था, कभी अवार्ड्स वगैरह पूछे नहीं जाते थे। मेरे हिसाब से 2020 या 21 से स्टार्ट किया इन्होंने। ठीक है, तो हम कोई भी सेक्शन छोड़ नहीं सकते। अच्छा ठीक है, चलो ये थोड़ा सा नेशनल बोर्ड ही है, थोड़ा दिखता रहेगा आपको। चलो ठीक है। अभी न्यूज में क्यों था NBWL, तो जो प्राइम मिनिस्टर जी है हमारे, उन्होंने चेयर किया था 7 मीटिंग जो थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, NBWL है ये एक्चुअली चेयरपर्सन रहते हैं इसके। हम देखेंगे ये पूरी बॉडी के बारे में भी, ये होता क्या है, इसमें क्या क्या करते हैं और क्या क्या फंक्शन है इस बॉडी के। अभी ये कहाँ पर हुई थी, तो गिर नेशनल पार्क। कहाँ पर है गिर नेशनल पार्क, तो गुजरात में है। अब इसका ओकेजन क्या था, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था 3 मार्च को। ठीक है, अभी देखो जनरली देखा जाए तो आप 4 मार्च की न्यूज देख रहे हो तो 3 मार्च का ही पूरा न्यूज रहेगा। ठीक है, मतलब 1 डे बिफोर ही रहता है। चलो ठीक है। अभी उन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, तो वो भी है इंपॉर्टेंट। पर पहले तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को क्या रहता क्या है इसमें। तो ये ऑब्जर्व किया गया था, अब जैसे कि नाम में ये 3 मार्च में ही किया जाता है। तो इसका मेन मकसद क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन करना। यहाँ पर है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन करना। और ये अडॉप्शन करता है साइट्स का। साइट्स क्या है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये ट्रेड जो है, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है उसको थोड़ा सा रेगुलेट करता है। मतलब क्या, ऐसा कोई इलीगल ट्रेडिंग ना कर, रेगुलेट करके ट्रेड कर सकते हो आप वाइल्ड लाइफ का। तो उसके लिए साइट्स आया था। और अवेयरनेस बढ़ाना क्लाइमेट क्राइसिस, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन के रिगार्डिंग। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इसी के लिए मनाया जाता है। ओरिजिन की अगर बात की जाए तो UN जनरल असेंबली द्वारा 2013 से ये स्टार्ट किया गया है। और अभी थीम क्या थी 2025 की, तो ये थीम भी वगैरह पूछ सकते हैं ये। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। अभी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। ठीक है, पैसे की जरूरत लगेगी। अभी NBWL पर देखते हैं हम। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी मतलब क्या, एक लॉ के थ्रू बनी है। कौन सा लॉ है या फिर एक्ट है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, WPA बोला जाता है इसे। और ये एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। मतलब जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो भी जानवर वगैरह सब जो भी रहेंगे, तो उसके जो टॉप की अगर कोई बॉडी रहेगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करने के लिए, तो ये NBWL है। अब इसका कंपोजिशन क्या है, तो इसमें कितने मेंबर्स है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 47 मेंबर्स है। ठीक है, और इनको हेड कौन किया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनको हेड किया जाता है, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहते हैं। इसमें मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज करते हैं एज अ वाइस चेयरपर्सन। इसमें मेंबर्स जो रहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो इन्वॉल्व रहते हैं वो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, मतलब सब टॉप लेवल देख सकते हो। ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी, डिफेंस वाले सब आ रहे हैं इसमें। 10 इमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट रहते हैं, इकोलॉजिस्ट रहते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट रहते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये था ओवरऑल बॉडी के रिगार्डिंग। अभी फंक्शंस क्या है इसके, तो कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का भी देखती है, वाइल्ड लाइफ का भी देखती है। ये एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं आपके वाइल्ड लाइफ में और क्या क्या आपको करना चाहिए। ये रिव्यू करती है, अप्रूव करती है प्रोजेक्ट्स जो अफेक्ट करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब कौन से एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और मुझे बताना प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आता है। ठीक है, ये तो दो बताया है मैंने, और भी बहुत कुछ आता है, तो वो भी मुझे लिस्ट डाउन करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बता सकते हो। अभी रोल इन टाइगर रिजर्व। अभी रोल इन टाइगर रिजर्व क्या है, मतलब क्या, तो इंश्योर दैट नो टाइगर रिजर्व इज डाइवर्टेड फॉर अनसस्टेनेबल यूज विदाउट इट्स अप्रूवल। मतलब जो भी टाइगर रिजर्व है तो उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता कि भाई आप कुछ भी उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर उधर कोई मिनरल सोर्स मिल रहा है तो आप उसको चालू ही कर दिया उन्होंने, तो वैसा नहीं, विदाउट अप्रूवल आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये एडवाइस लेती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, अगर कोई टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ करना ही रहा तो।
अभी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हम देखते हैं पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब अभी तक क्या 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 चल रहा था। अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या दिए है वाइल्ड लाइफ के लिए, देखो ये जो है ये सेक्शन, ये जो पूरा ये है क्या बोलते हैं, ये पूरा स्लाइड है, तो ये पूरी तरह मेंस के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रिलेटेड आपको इनिशिएटिव्स बताना है या फिर क्या क्या मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पर आप कोट कर सकते हो। इवन ऐसा ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि आपको एनवायरमेंट है मतलब एनवायरमेंट ही लिखना है, तो आप पॉलिटी भी ला सकते हो, इवन एनवायरमेंट ला सकते हो, ज्योग्राफी ला सकते हो। देखो इंटरकनेक्ट जितना करोगे आप उतना अच्छा रहता है ये। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है आप पढ़ लेने दीजिए, वो पूरा फैक्चुअल है ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम। अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किया है ये पूरा। तो 42nd अमेंडमेंट था, उसमें फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स किया है। आर्टिकल 48A है जो इंप्रूव करता है एनवायरमेंट, सेफगार्ड करता है फॉरेस्ट। 51A(G) है फंडामेंटल ड्यूटी है ये कि प्रोटेक्ट और इंप्रूव करना चाहिए नेचुरल। अभी लीगल फ्रेमवर्क मतलब अभी कौन से कानून है, पहला तो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, फिर कुछ कुछ कंजर्वेटिव इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, फिर वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, गाइडलाइंस फॉर इको टूरिज्म है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन है, वाइल्ड लाइफ डिवीजन है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल, स्पेसीज स्पेसिफिक इनिशिएटिव। अभी देखो कुछ कुछ स्पीसीज जो है काफी ज्यादा हद तक अभी उसका जो पॉपुलेशन है बहुत कम होने लग गया था, इसलिए हमने, अभी आपको पता रहेगा प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए लाया गया था, तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए ऑब्वियसली बात है। बॉडी कौन सी थी, एनटीसी है, और ये कब लाया गया था 73 में। फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। देखो ये भी, ये जो क्या बोलते हैं टाइमलाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्पीसीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो ये आप नोट डाउन करिए, फोटो निकालिए, कुछ भी करिए, पर ये फोटो निकाल के बस रखना नहीं है, इसके ऊपर आपको टेस्ट भी रहेगी, उसको सॉल्व भी करना है आपको। ठीक है, तो एलिफेंट आया 92 में, फिर 2006 में वल्चर्स के रिगार्डिंग आया, फिर 2009 में स्नो लेपर्ड के लिए आया, फिर ब्रीडिंग सेंटर आया बफेलो के लिए 2020 में, फिर गंगा रिवर के डॉल्फिन कंजर्वेशन आया जो नॉन प्रोटेक्टेड एरिया सेगमेंट है गंगा रिवर में, फिर ग्रेटर एडजुडेंट गंगेटिक रिवर। ठीक है ठीक है, ये छोड़ दिए। तो ये 4-5 तो पहले इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंपॉर्टेंट बॉडीज कौन से ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स करने के लिए, और हमने कोलैबोरेट किया। तो साइट्स है, सीएमएस है, सीबीडी है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन। हर एक बॉडी पर क्वेश्चन आ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडीज है। आईयूसीएन है, ग्लोबल टाइगर फोरम है, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट है, फिर रामसर कन्वेंशन है। ठीक है, ये सब था। अभी एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, पिछले साल का ही है, पीवाईक्यू है ये। तो आप ये देख सकते हो प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे मैंने बताया अभी, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज बोला है कि इसमें से कौन से टाइगर रिजर्व्स है डिक्लेयर किए गए हैं। तो मानस, भितरकनिका, सुंदरबन, बंदीपुर। और एक बात, ये कहाँ पर कौन से स्टेट्स में है ये भी आपको बताना है। और इवन अगर कोई नदी अगर जा रही रहेगी उसके आजू बाजू से, तो वो भी आपको मेंशन किया तो और भी बेटर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है और रेफरेंस थ्रू ही बनाते ही। ठीक है, मेरे हिसाब से यही है। चलो, अभी हम आते हैं मोरारजी देसाई जी के बर्थ एनिवर्सरी पर। 129 बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। बर्थ और अर्ली लाइफ देखा जाए तो 29 फरवरी 1896 में इनका जन्म हुआ था। ये 4th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जो 1977 से लेकर 79 तक थे, 6th लोकसभा के। यहाँ पर आप उनका फोटो देख सकते हो। अभी स्ट्रगल रोल क्या था इनका फ्रीडम स्ट्रगल में, तो ये डिप्यूटी कलेक्टर थे, जो कि उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था 1930 में, 12 साल ब्रिटिशर्स की सर्विस करने के बाद। मतलब आप समझ सकते हो तभी के ब्रिटिश सर्विस में ये डिप्यूटी कलेक्टर थे, और ये सब रिजाइन कर दिया। मतलब आप सोच सकते हैं सरकारी नौकरी छोड़ के आप एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए लड़ रहे हो, तो कितना बड़ा त्याग है ये। फिर उन्होंने डिटेन किया इंडिविजुअल सत्याग्रह में 41 में, अरेस्ट हो गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर थे 56 में, फाइनेंस मिनिस्टर थे 58 में। इन्होंने कामराज प्लान के अंडर रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि वो उनको फोकस करना था ग्रास रूट स्ट्रेंथनिंग, मतलब लोगों के ऊपर फोकस करना था। फिर उनका जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, तो उसके चेयरमैन थे ये, ताकि रिस्ट्रक्चर करे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर उन्होंने जनता पार्टी लीड की, उधर खतरनाक विक्ट्री पाई, और 1977 में लोकसभा इलेक्शंस में ये प्राइम मिनिस्टर बने। फिर इनके काल के दौरान ही 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और आपको भी पढ़ना है, जिसमें अलग अलग अमेंडमेंट्स किए हैं। 42nd और 44 दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आते हैं हम इंडिया का एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। अभी क्रिटिकल मिनरल्स मतलब क्या, क्रिटिकल है मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल मतलब जो खत्म होने की कगार पर है, पर बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें जरूरत पड़ती है। अभी देखो, अभी ऐसा आप तो बोलोगे ठीक है क्रिटिकल मिनरल्स ऐसा होता है, अभी लेमन टर्म्स में ये मैंने बोल दिया, पर अगर आपको एक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में बताना रहेगा कि भाई देखो आप एक बात याद रखिएगा, आपको वैल्यू तभी मिलेगी जब आप कोई रेफरेंस दोगे, मतलब इन द सेंस किसी एक्ट में अगर इसे डिफाइन किया गया है तो उसे अगर आपने कोट किया, मीन्स की बात कर रहा हूं मैं, एनर्जी एक्ट ऑफ 2020 डिफाइंस, अगर ये किसी भी स्टूडेंट ने लिख लिया कि भाई एनर्जी एक्ट ऑफ 2020 डिफाइंस क्रिटिकल मिनरल, अगर उसने अपने मन से भी लिख लिया तो अच्छी बात है, कि ऐसा जरूरी नहीं कि रट के जाना चाहिए, पर इतना भी लिख लिया ना उसको आधा मार्क तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, एज कम्पेयर टू जो भी दूसरा कोई लिख रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट करना पड़ेगा आपके जो आंसर कॉपीज रहेगी उसमें से।
अभी क्रिटिकल मिनरल होते क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो, ये नियर क्रिटिकल है, नॉट क्रिटिकल है, ये मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास है। नियर क्रिटिकल मतलब होने की कगार पर है, और ये देखो डिस्प्रोसियम, फिर कोबाल्ट, गैलियम, ग्राफाइट, इरिडियम, नियोडिमियम, टर्बियम, बहुत सारे वैसे। अभी क्रिटिकल मिनरल मतलब क्या, एनी नॉन फ्यूल मिनरल एलिमेंट सब्सटेंस और मटेरियल। देखो ये ऐसा जो क्वेश्चन है सीधा आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि क्रिटिकल मिनरल मतलब क्या, 4-5 ऑप्शन दे देंगे कि भाई बहुत क्रिटिकल है हमारे एनवायरमेंट के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो एलिमेंट सब्सटेंस मटेरियल दैट सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी डिटरमाइंस, मतलब क्या, सेक्रेटरी जो है वो डिटरमाइन करता है कि भाई हाई रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिस्टर्बेशन आ सकता है इसमें। मतलब क्या, सप्लाई चेन मतलब क्या, अभी कोई चीज है, समझ मान के चलिए पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल में क्या रहता है मुझे बताना। तो अगर पेंसिल का जो जिस मटेरियल से बनता है वो ही खत्म हो गया तो क्या होगा, तो समझ रहे हो मार्केट कितना डिस्ट्रप्शन होगा, जो सप्लाई चेन है उसका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बहुत हाई रिस्क पे रहता है ये। और एक बात, ये एसेंशियल फंक्शन करता है एक या ज्यादा एनर्जी टेक्नोलॉजीज में, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस, ट्रांसमिट, स्टोर एंड कंजर्व एनर्जी। ठीक है, मतलब ऐसे एक एसेंशियल फंक्शन करता है ये जो एलिमेंट है, तो वो जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज है उसमें वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, तो वो भी है। इसके इसीलिए इसको बोला था क्रिटिकल मिनरल। तो अभी ये चर्चे में क्यों है, तो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 4000 करोड़, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए किया है अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या क्या करने वाले हैं, तो ये सब मुझे बताना। अभी देखो, अभी इधर देखो इंपॉर्टेंस टू एनर्जी, एनर्जी के हिसाब से ये कितना इंपॉर्टेंट है इधर दिया है, और सप्लाई रिस्क इसका कितना ज्यादा है। तो जितना कम लो इंपॉर्टेंस, लो सप्लाई रिस्क, ये है फॉस्फोरस। इधर सप्लाई रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है पर इंपॉर्टेंस एनर्जी में इतना नहीं है, तो इसलिए ये सेफर साइड में है टेलुरियम। फिर वैसे ही देखो आप ऊपर ऊपर जैसे जाओगे इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा, लिथियम, यूरेनियम नियर क्रिटिकल के कगार पर है, पर सप्लाई भी ठीक ठाक है, वैसे इतना भी नहीं है। अभी हाइलाइट्स देखते हैं इसमें, अभी क्या क्या बोला इन्होंने। तो इंडिया सिक्योर्स 9000 स्क्वायर किलोमीटर इन जाम्बिया फॉर कॉपर कोबाल्ट एक्सप्लोरेशन लेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, माइनिंग राइट्स एक्सपेक्टेड इन 2 से 3 साल। मतलब हमने माइनिंग राइट्स ले लिए हैं जाम्बिया में 9000 स्क्वायर किलोमीटर के लिए, कॉपर कोबाल्ट के लिए। फिर जाम्बिया का ग्लोबल रैंकिंग अगर देखा जाए तो 7th है कॉपर में, 14th है कोबाल्ट प्रोडक्शन में। और विद एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, अभी कनाडा और चाइना से भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, चाइना तो पहले ही चाइना इज डेंजरस। फिर एक्सपांडिंग ग्लोबल प्रेजेंस, इंडिया इज एंगेजिंग विद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। अभी देखो अलग अलग हम कंट्रीज से एक्सपांड करने की कोशिश करें कि जो भी क्रिटिकल मिनरल एसेट्स है हम एक्वायर कर सकें, जो कि हमारा जो अफ्रीका है वो बहुत सारे रिसोर्सेज में रिच है, पर उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं ताकि वो निकाल सके, इसलिए वो बाकी बाहर के कंट्रीज से वो हेल्प लेते हैं, और उनका भी थोड़ा बहुत फायदा होता ही रहेगा ऑब्वियसली। तो कॉन्गो, तांजानिया, मोजाम्बिक, रवांडा, ठीक है। और इसमें एक नदी आती है रवांडा, तांजानिया, और एक मुझे बताना कि एक बड़ी आई गेस लेक, हाँ लेक है, तो रवांडा उसको लग के है, तो मुझे बताना कौन सा है, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एक्टिव इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल इज एक्सप्लोरिंग लिथियम और कोबाल्ट एसेट अर्जेंटीना में, चिली और ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे ज्यादा है, और आई गेस चिली में है या अर्जेंटीना में, मेरे हिसाब से लिथियम सबसे ज्यादा, आई थिंक सो चिली में है। ठीक है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व हमें चिली या अर्जेंटीना, मुझे बताना कौन से इसमें। तो क्रिटिकल मिनरल डेफिनेशन अगर देखा जाए तो कंट्रीज इकोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत वाइटल रहते हैं। इंडिया के 30 की मिनरल्स है, लिथियम, कोबाल्ट, ग्राफाइट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं हम, ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर पता रहेगा आपको, ये देख सकते हो, ये देखो ये आदमी ऐसे खड़ा रहा है, तो ये क्या इतना ही अवार्ड है क्या, नहीं। अगर अभी इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि किसको क्या कौन सी कैटेगरी में मिला है, तो चांसेस आर वेरी लेस, पर एक आइडिया रहना चाहिए कि भाई किसको क्या क्या मिला है। तो एक बार एक नजर घुमा सकते हो आप इसके ऊपर कि बेस्ट डायरेक्टर, मोटा मोटा कि बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, या फिल्म, या डेब्यू फिल्म जो भी रहेगा, बाहर से जो फिल्म आती है उसके ऊपर भी दिया जाता है कि पैरासाइट वगैरह से कोई कोई मूवीज थे पिछली बार। अभी इसमें ओरिजिनल स्कोर, डॉक्यूमेंट्री, लॉल, प्रोडक्शन, डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, अनोरा, ठीक है छोड़ो। अभी ऑस्कर अवार्ड्स की बात की जाए तो ये एस्टेब्लिश कब हुए थे, 1929 में। ये प्रेस्टिजियस एनुअल ऑनर किया जाने वाला है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस आपके ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री में। और ये प्रेजेंट कौन करते हैं, तो एम्पास, एम्पास मतलब क्या, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स एंड साइंसेस। और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 9000 मेंबर्स रहते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि भाई किसको क्या देना है, समझ सकते हो। फिर ये जूरी बोलते हैं जनरली। सेरेमनी जनरली ट्रेडिशनली लेट फरवरी या अर्ली मार्च में ये करते रहते हैं हर साल मेरे हिसाब से। अगर बात की जाए इंडियन ऑस्कर की, तो हमारे पास कितने ऑस्कर है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑस्कर है हमारे पास। तो देखो पहला हमें 1983 में मिला था गांधी के लिए, भानु अथैया, ठीक है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला है। फिर बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए रेसुल पोकुथ थी, फॉर सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 मिले वैसे, एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला था और बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए मिला था, 2009 की बात है।
ए आर रहमान गुलजार जी को मिला था ये, और ये रसूल पुकुती के लिए। फिर और एक इनको मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ही मिला था। मतलब 2 ए आर रहमान जी को मिले हैं। देखो एक ही साल में 2 मिल गए सीधा। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए कौन सा है, तो ये पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस गुनित मोंगा के लिए मिला था। और ये कार्तिक गोंजाल्विस जो है और गुनित मोंगा, इनको भी फिर से बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिला है एलिफेंट विस्परर्स। ये मूवी जरूर देखिएगा, काफी इमोशनल है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ये दर्शाती है, कितना इंपॉर्टेंट रहता है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटो नाटो आपको पता ही है, ट्रिपल आर का था, RRR, MM कीरवानी और चंद्र बोस को 2023 में। ठीक है, उम्मीद आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और फाउंडेशन कोर्स भी आया है, वो भी देख सकते हो आप। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।